ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन से। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक था डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का देखो, मैंने नोट्स तो आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स थ्रू वेरियस चैनल लाइक लैंग्वेजेस, जेस्चर्स और electronic means, or it involves us conveying a message to a receiver and is essential for human interaction. ठीक है। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस जो दो लोगों के दरमियान होती है। एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, वो आपको अपना मैसेज भेजे, आप उसको फीडबैक दें, रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें किसी भी चैनल और मीडियम के थ्रू। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यही प्रोसेस है। ऑफर्स प्रैक्टिकल इंसाइट्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोफेशनल टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, बाकायदा ये कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर तो सेमिनार्स भी होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन वो है जो आप अपने दोस्तों वगैरह से बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है ना? एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है वो। और बिजनेस कम्युनिकेशन में इनफॉर्मेलिटी नहीं होती, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अब वो थ्रू वर्बल हो या किसी ईमेल के थ्रू हो रही हो, या मीटिंग के थ्रू हो रही हो, या कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही हो, या फेस टू फेस हो रही हो, या जिस तरीके से भी हो रही हो, आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन में आ जाती है। बाकी दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, वो एक सिर्फ कम्युनिकेशन होती है, वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होती। ये फ़र्क है कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में। मतलब दोनों का सेम ही है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, वेदर वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो या कम्युनिकेशन हो। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखिए, सबसे बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की ये है कि लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना ब्लड होता है। जैसे इंसान के अंदर ब्लड होता है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड का काम कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल करियर। ज़्यादा बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉग होगी तो आपके पर्सनल करियर में भी एडवांटेजेस होंगे, पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। उसके बाद जो है ना, चैलेंजिंग फॉर कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कल्चर डिफरेंस आ जाते हैं। चैलेंजेस फॉर कम्युनिकेशन बिजनेस का मतलब ये है कि इसमें ना कल्चर डिफरेंस आ जाते हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तान में रहते हैं और आप किसी अदर मुल्क जाते हैं, जापान वगैरह चले जाते हैं, किसी और यूएस यूके में कम्युनिकेट आपने करना है, कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आपकी टाइमिंग मैच नहीं करी होगी, क्योंकि वहाँ पे देखो रात और दिन आपको रात दिन में बैठना होगा। कभी कभी वहाँ पे जो है ना नोटिंग, जैसे हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर औरत और मर्द का हाथ मिलाना हमारे कल्चर में अलाउ नहीं है, बट बाहर मुल्क में अलाउ है। तो ये कल्चर डिफरेंस होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, ये स्किल्स ना। तो ये चैलेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद जो है ना, डेवलपिंग बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, जिसकी अच्छी होती है, वो आपका एटीट्यूड और आपके माइंड सेट को बहुत अच्छा एटीट्यूड देती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन आपका बनाती है, आप बहुत ही तो सोच समझ के और तो तरीके से बात करते हैं। ठीक है। विलिंगनेस एंड डिवोशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिमांड करता है कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी। आप बिल्कुल क्लियर और कोलेब्रेशन के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है अपने प्रोफेशनल के साथ जो है वो मेंटेन करें थ्रू कम्युनिकेशन। देखें, बातचीत करने से तो हज़ार मसले हल हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट कि आप अपनी जो है ना डिवोशंस और अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर लें। सही है ना? उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें जो है ना एक पॉजिटिव वर्क कल्चर मेंटेन रखना चाहिए, जो थ्रू स्ट्रॉन्ग और बिजनेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तीसरा टॉपिक है वाई इट इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि लाइफ ब्लड क्यों कहा जाता है और बिजनेस कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें एग्जांपल वही लिखी हुई है कि एक जैसे इंसानी खून जो है इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए काम कर रहा होता है, इसी तरह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड का काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इतनी इम्पोर्टेंट है बिजनेस की इफ़ेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे बड़े बड़े रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो हम राइटिंग्स वगैरह भी पढ़ेंगे, रिटर्न्स कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव करते हैं जो हमारी करियर ग्रोथ में, हमारी भी पर्सनली भी, और उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स हमारा पर्सनल करियर भी, उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉफिटेबल होता है। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती रहती हैं कि हमारे यहाँ जैसे क्रॉस कल्चर वाली एक जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, जैसे हाथ मिलाने वाली, एक बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।
उसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखो, इंटरनल कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड में ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बातचीत कर रहे हैं वो इंटरनल है, और अगर हम बाहर बातचीत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से तो वो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है इसका? एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये इसका मकसद हो गया। पर्पस क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन का पर्पस ये है कि कोलैबोरेशन, शेयर ऑर्गेनाइजेशन अपडेट्स करते हैं, हम कोलैबोरेट्स करते हैं, अपने कल्चर को पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, इसके चैनल्स क्या क्या होते हैं? ईमेल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरनेट के थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? हम जो है बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, और अपनी ब्रांड को कन्वे करते हैं, मैनेज करते हैं पब्लिक इमेज को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, चैनल्स क्या क्या होते हैं इसके? प्रेस रिलीज़ हो गया, उसके बाद जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू हो गया, मार्केटिंग मटेरियल्स के थ्रू हो गया, या पब्लिक रिलेशनशिप्स के थ्रू हो गया। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती हैं, दोनों का फ़र्क ये है। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन का क्या रोल है बिजनेस के अंदर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए, और इसके की रोल्स जो हैं वो कुछ ये हैं कि सबसे पहला रोल तो ये है कि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, टीम्स में, मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयज़ के थ्रू। सबसे पहला बड़ा रोल है हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। तो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी जो है ना एम्प्लॉयज़ को, टीम को और मैनेजमेंट को वेल इन्फॉर्म्ड रख सकते हैं। पहला रोल तो ये हो गया। दूसरा रोल है डिसीजन मेकिंग का। तो हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसरी डेटा प्रोवाइड करके, उनको वेल इन्फॉर्म करके, उनके डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाते हैं, और सारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करते हैं थ्रू प्रॉपर रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, थ्रू प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सेकेंड रोल है। थर्ड रोल है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। सही ना? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक दूसरे से बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके काम करना, मतलब, और कोलैब करके एक साथ काम करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट टीम्स के साथ। ठीक है ना? चौथा इसका रोल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, बातचीत करने से तो लड़ाई झगड़े हल हो जाते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि हम जो है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम आपस में, एम्प्लॉयज़ में, तो हम ओपन कम्युनिकेशन करके उसका कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालें बैठकर। ठीक है ना? ये वो वाली लड़ाई नहीं है जो घरों में होती है, एक दूसरे को मार पीट करना। ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, यहाँ पे इस तरह नहीं चलेगा। ये फॉर्मल चीज़ें होती हैं, इसको बैठ के बातचीत करके, थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू, और प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन के थ्रू तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ द फोर्थ रोल। फिफ्थ रोल ये है कस्टमर रिलेशनशिप्स। देखिए, आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, आपका कस्टमर रिलेशनशिप इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ज़ाहिर है, आप बातचीत उससे कर रहे होंगे इतनी इफेक्टिव तरीके से, अपने प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ। भले देखिए, कस्टमर सर्विसेज में लोग अक्सर जो है ना गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं जी सर, यस सर, आई एम सॉरी सर। किस तरीके से वो मैनेज कर रहे होते हैं। आपको रियल लाइफ में इस तरह से कोई बात करके तो देखिए, आप फिर उसको जवाब देंगे। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो आप अपनी फिर जो है ना पेशेंस को मेंटेन करके रहें, और फिर उसको जी सर करके ही अपनी जो है कस्टमर रिलेशनशिप को इफेक्टिव बनाते हैं, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव मार्किंग ना दे दे, रिव्यूज़ ना दे दे। ठीक है ना? ये फिफ्थ रोल था। सिक्स्थ रोल यह है कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट। जितनी अच्छी आपकी आपस में बात कम्युनिकेशन होगी, उतना अच्छा आपका एम्प्लॉयज़ की आपस में जो है ना रिलेशनशिप होगा, लॉयल्टीज़ होगी, सेटिस्फैक्शन, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, जितनी अच्छी जो है ना ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सेवेंथ रोल है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ज़ाहिर ओपन कल्चर और ओपन कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आप एक दूसरे के आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, फीडबैक दे रहे होते हो, तो इनोवेटिव और क्रिएटिविटी तो ऑर्गेनाइजेशन में आनी ही है ना। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। तो आठवां रोल ये है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने के लिए या क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे रीजंस को लेकर आते हैं जो चेंजेस और एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं थ्रू ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए हम जो है
उसके उस एक्सपेक्टेशंस और उस चेंजेस पे, इस चेंज को हम लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह हमें चलना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई नई चीज़ भी ला रहे होते हैं, तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस भी किए जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है ना। ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन नंबर 9 वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर है, मैंने जैसे कस्टमर सर्विसेज में आपको एक एग्जांपल थी, वही ब्रांड इमेज और रेपुटेशन जो है वो हमारी जो है ना क्रिएट करती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, मार्केटिंग में और पब्लिक रिलेशनशिप एफर्ट्स में, ठीक है ना। तो हमें जो है ना अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन रखने के लिए अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना होगा। सही है। एफिशिएंट ऑपरेशंस जो है हमें जो है ना अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना हो, इंश्योर करना होगा कि वो क्लियर कम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और गाइडलाइंस जो हैं वो सारी बिल्कुल इफेक्टिव हों, और एरर्स वगैरह उसमें कुछ भी ना हो, हमारी एफिशिएंसी वो इन्हेंस हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें फीडबैक्स के थ्रू। तो ये एफिशिएंट ऑपरेशन कहलाता है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, इसका मतलब है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो जो रिस्क को रिड्यूस करे और लीगल इश्यूज और नॉन कंप्लाइंस को कम करे। सेवन्थ रूल है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस। तो ये वाला रूल जो है वो इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हमारी ऐसी हो कि वो लीगली हो और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम ना करें जो रिस्की हो और इलीगल हो, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, ठीक है। ये हमारा मेन रूल होता है। तो आई होप आप इसके रूल्स को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे सिवरल एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेंडर्स, नंबर 1 सेंडर है। सेंडर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या टीम भी हो सकती है, या पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। सेंडर का मतलब ये होता है कि जो मैसेज भेज रहा है, जैसे मैं मैसेज भेज रही हूँ, तो मैंने अपना मैसेज इनकोड किया चाहे वो वर्ड्स में हो, लिखा हो मैंने, या वर्बली जैसे मैं यहाँ पे वर्चुअली इनकोड कर रही हूँ, सही है ना, इनकोड कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो है उस चीज़ को मैं इनकोड करने के बाद अपना मैसेज दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उस लेटर में अपने जेस्चर्स, सिंबल्स वगैरह, सिंबल्स वगैरह, वर्ड्स वगैरह, फिर मैंने अपना मैसेज आपको सेंड कर दिया। आपने मेरा मैसेज पढ़ा, उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद, डिकोड करने का मतलब ये है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है ना। उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके बाद जो है डिकोड करने के बाद आपने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया। डिकोड करने का मतलब ये है कि आपको मैसेज समझ आ गया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स करना है कि जी मुझे समझ आ गया है, ये बात मैं आपकी समझ गई हूँ। आप मुझे रिप्लाई करेंगे, वो मैं फीडबैक कंसिडर करूँगी उसको, ठीक है। ये फीडबैक हो गया हमारा। चैनल कोई भी हो सकता है हमारा, मीडियम जो है, या तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं। अभी जैसे हम वीडियो कॉल, एक वीडियोस के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये मैसेज मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा कोई भी चैनल, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना मैसेज जो है वो भेजते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉइज़ क्या होती है कि बीच में कोई शोर आ गया, इंटरनेट इशू आ गया, या बैकग्राउंड नॉइज़, इसमें तो कोई एग्जांपल लिखी हुई है। उसके अलावा जो है इसके अलावा और भी नॉइज़ का एक पूरा चैप्टर है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल नॉइज़ का मतलब ये होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो मैसेज समझने में, सुनने में आपको समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है ना, तो वो नॉइज़ कहलाती है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस कल्चर में आप भेज रहे हैं, सोशली है, फिज़िकल सेटिंग के थ्रू है, या कल्चर फैक्टर्स के ओवरऑल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस एक्चुअल मैसेज की मीनिंग क्या है, या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मीडियम क्या है कि किस मीडियम, किस फॉर्म के थ्रू हम वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिटन है या स्पोकन है या विजुअल है या कंबाइंड है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो विजुअली कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो कॉल विजुअल में आ जाता है, और स्पोकन भी है क्योंकि मैं बातचीत कर रही हूँ। फेस टू फेस भी हम कर सकते हैं। उसके बाद रिटन में मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में भी आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल्स की मैं से ये दे दूँ कि हम किसी को कोई मैसेज भेज रहे हों, तो हमने उसको मैसेज भेजा,
मैं हो गई सेंडर। आपको भेजा मैंने मैसेज, आपने वो मैसेज रिसीव कर लिया। रिसीव किया, मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, वो हमारा चैनल हो गया। व्हाट्सएप के थ्रू मैंने मैसेज लिख के भेज दिया, आपने वो रिसीव कर लिया, ठीक है। रिसीव करने के बाद आपने उसको पढ़ा और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तो वो हो गया रिसीवर और फीडबैक, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है क्या पता इंटरनेट इशू हो जाए तो वो मैसेज सेंड ही ना हो, ठीक है, या आपके पास इंटरनेट इशू हो, आप रिसीव ही ना कर पाओ, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है, तो वो नॉइस में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो हम स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मीडियम ये है कि हमारा रिटन है, स्पोकन है या विजुअल है। फ़िलहाल तो हम विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और मैंने तुम्हें अगर व्हाट्सएप पे किया है तो वो मैंने तुम्हें विजुअल ही किया है, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई है। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकोडिंग और डिकोडिंग का सबसे बड़ा मकसद मैं ये बता दूं कि क्या होता है। ऐसा है कि जैसे हम पाकिस्तान में हैं और हम किसी जापानीज़ को लिख रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी ज़ुबान समझ नहीं पाएगा, उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी उस मैसेज को इन डिकोड करने में, ठीक है ना। उस मैसेज को डिकोड करने में पहले वो लेटर को डिकोड करवाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा, उसके बाद उसको मैसेज पढ़ेगा। मैसेज पढ़ने के बाद फिर वो उसको इनकोड करवाएगा और आपको रिप्लाई करके भेजेगा। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का मेन मकसद यही है कि वो सामने वाला बंदा आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स भी बहुत आते हैं, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, चैप्टर आगे अभी हमारे आएंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, क्या की फीचर्स हो सकते हैं एक गुड कम्युनिकेशन के। तो ज़ाहिर है आपका मैसेज जो है वो क्लियर हो, क्लैरिटी हो उसके अंदर, सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ रहा हो, कंसाइज हो, फजूल बातें ना लिखी हुई हो। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर देखो, दोस्तों वाली कम्युनिकेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उसमें हम फजूल बातें ही करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में कंसाइजनेस, अभी हम 7 C's पढ़ेंगे तो ये और चीज़ें आपको जो है ना समझ में आ जाएंगी। तो कोहेरेंस में ना आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी और आउट ऑफ दिस सिलेबस बात करूँगी तो आई डोंट थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड माई मैसेज। तो कोहेरेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो मैं जो है ना, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मैसेज जो है वो अलाइंड हो और कंसिस्टेंट हो। प्रीवियस मैसेज जो मैंने आपको भेजा था, प्रीवियस मैसेज के साथ जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया, तो ये कंसिस्टेंसी होती है। कर्टेसी का मैं ये होता है कि मैं जो है ना आपके साथ इतनी आराम और नरम लहजे में बात करूँ, तो वो कर्टेसी कहलाती है, ठीक है। नरम लहजा मेरा जो है ना वो इतना हार्श नहीं होना चाहिए, इसमें कर्टेसी जो है ना, फिर वो कभी कभी जो है ना फीलिंग्स एंड माइंडफुल होना चाहिए, इमोशंस कह सकते हैं इसको। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। कंप्लीटनेस, बात कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं आपको आधा चैप्टर पढ़ाऊँ और आधा छोड़ दूँ, तो बात तो कंप्लीट ही नहीं हुई ना। तो मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। फीडबैक आप दोगे तो इससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, ताकि वो मैं रिजॉल्व करके फिर आपको भेजूँ। सही है ना। कोई भी आपका सवाल होगा, क्यूरी होगी, वो मुझसे पूछोगी, अगर आप कहीं स्टक हो जाओगे, मैं उसका आपका जवाब दूंगी, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करूँगी। तो ये फीडबैक होगा। फीडबैक के बगैर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। लिसनिंग का मतलब ये है कि आप मेरी बात प्रॉपरली सुनो, तभी तो आपको समझ आएगी। आप सुन ही नहीं रहे हो यार, सेमिनार में बैठे हुए हो, सामने वाला बंदा लेक्चर दे रहा है, आप किसी और ही सोचो में गुम हो, तो आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको उसका मैसेज समझ ही नहीं आया प्रॉपर। तो आपके बीच में से बात कट गई, आपका मैसेज अधूरा रह गया, फिर आप बीच में से कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो जो बीच में कट गया है वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आप बात पूरी समझ ही ना पाओ। सही ना। ओपननेस का मतलब ये है कि आप जो है ना अपनी ओपन कम्युनिकेशन को ना इतनी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्ट के साथ एक्सचेंज करो कि सामने वाला जो है ना फ़ौरन तो ट्रस्ट डेवलप करने लगे। आपकी बात में इतना फैक्ट्स होना चाहिए, आपकी बात है में ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए कि वो आपका ट्रस्ट डेवलप कर सके। देखिए अडेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है ना जब आती है, जब जो है क्या कहते हैं हम अपनी ऑडियंस को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, कल्चर डिफरेंस आ जाता है। ज़ाहिर है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के डिफरेंस आते हैं, कल्चर के डिफरेंस आते हैं, लैंग्वेजेस के डिफरेंस आते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल्स के डिफरेंस आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स के डिफरेंस आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देख के अपना मैसेज बनाना है कि हम दोनों ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अपना बिजनेस
बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। सॉरी। उसके बाद है टाइमलाइनेस। जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है हमारी, डिलीवर हो जाए टाइमली। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका इंटरनेट बंद था तो मेरा मैसेज जो है आपको बहुत लेट मिला, टाइम गुजर गया, तो जो बात फ़ौरन अर्जेंसी में मुझे करनी थी, अर्जेंट थी, तो वो रह गई, टाइमलाइनेस में निकल नहीं पाई। तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी? टाइमली मैनर पे अगर हम इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट चीज़ों को कर लें, तो इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी ये होता है इमोशन प्रोस्पेक्टिव से होता है कि हम जो है अपने एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कस्टमर सर्विसेज में अक्सर जो है लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है लिख, तो इससे ना सामने वाला बंदा कभी कभी ये सोचता है यार कुछ ज़्यादा हो गया यार, वो फिर माजरत भी कर लेता है। तो ये था एक जो है ना, इससे क्या हुआ कि सामने वाले पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। तो उसने फिर जो है ना हमारी जो है ना जो भी हमारी तरफ से प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने की उसने एक कंप्लेंट डाली, हमने रिजॉल्व करके दिया, वो खुश हो गया। बदले में हमने या तो उसको कोई और पर्क्स दे दिए कि सर इस डील ये आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप ये ले लें। इस तरीके से हमें जो है ना अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी में है ऑनेस्ट और एथिकल कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन जो है बड़ी ऑनेस्ट होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिबिलिटी होनी चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज़ का एलिमेंट्स में ये आता है कि बॉडी लैंग्वेज हो गई, हैंड मूवमेंट जैसे मैंने अभी बताया, ये हो गई टोन ऑफ वॉइस आपकी ज़्यादा लाउड या ज़्यादा स्लो भी ना हो कि किसी को आवाज़ ही ना आ रही हो, या इतनी लाउड भी ना हो कि लोग के कान बजने लगें। तो इतनी सॉफ्ट टोन होनी चाहिए कि सामने वाले को भी समझ आ जाए। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हो गए, ये सारे जो है ना नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि आपकी बात इतनी, आपका जो मैसेज आप प्रेजेंट करें वो इतना सिंपल और इतना अंडरस्टैंडेबल इन वे में होना चाहिए कि आपके जो है ना बात वो समझ सके। अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी जार्गन्स, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, सिंप्लिसिटी इनहेंस कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो देखो सिंप्लिसिटी जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशंस जो है ना वो क्रिएट करती है। जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का मतलब, अच्छा, जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो कि एक डॉक्टर की लैंग्वेज, डॉक्टर है और एक आप हैं बिजनेसमैन, ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो डेफिनेटली डॉक्टर की जो लैंग्वेज होगी ना वो आपको समझ में नहीं आएगी। ये नहीं कि आप जाहिल हो या डॉक्टर जाहिल है, डॉक्टर अपनी जुबान, अपनी एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहा होगा, आप वो समझ नहीं पाओगे कि वो मेडिसिन के नाम ले रहा होगा, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उसका पर्पज़ क्या है वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, आप तो बिजनेसमैन हो, आपने इतनी पढ़ाई की हुई है, तो लेकिन फिर जब आप बिजनेस से रिलेटेड बात करोगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगी, वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहे हो। तो ये वो हो गया कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। तो हमें ऐसा बीच का रास्ता निकालना होगा कि वो भी हमारी बात को समझे और मैं भी मेरी बात को वो भी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है ना। इंटरनेशनल में जैसे जापानीज़ से बात कर रहे हो तो जापानीज़ तो हमें आती ही नहीं है, हमें तो उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। तो अगर उसको उर्दू और इंग्लिश ना आती हो, जापानीज़ आती है, तो हम क्या ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा डेफिनेटली फिर इस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए। लैंग्वेज बैरियर्स में हमेशा ये बात होगी और मोर डिटेल में होगी। जार्गन्स का मतलब ये होता है कि हम जो है कुछ ऐसे, वो क्या कहते हैं, एक उर्दू में कहते हैं ना जिनको मुहावरे, मुहावरे के यार मुझे, मुहावरे जिसको कहते हैं उसको जार्गन्स कहा जाता है। इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं। तो जार्गन्स जो है, मुहावरे जो है वो हर कोई समझ नहीं पाता। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई, ये जो है एक जो है वो है मुहावरा है, ये एप्पल ऑफ माई आई। तो नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं समझ पाएगा, इसका मतलब होता है मेरी आंखों का तारा। तो भाई आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी कह सकते थे कि तुम इतने अच्छे हो, मुझे इतने प्यारे लगते हो। एप्पल ऑफ माई आई कह दिया, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया भाई ये क्या उसने लिखा है, एप्पल में क्या मतलब आंखों का सेब है। तो ये मैं थोड़ा फनी हो गई थी ताकि आप लोग सुनने वाले जो हैं वो थोड़ा इजी हो जाए। तो जॉर्गन्स का मतलब ये है कि अपने मैसेज के अंदर जॉर्गन्स वगैरह या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सामने वाले ऑडियंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे वो किस किस्म का बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो, फिर उस हिसाब से उससे बात करें। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस को आपने समझ लिया ना कि वो किस लेवल पर है, फिर आपने उसी लेवल पे बात करनी है। आप उससे ऊपर से आओगे ना तो आपकी ऑडियंस आपकी बात समझ ही नहीं पाएगी, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाएगा कभी। फीडबैक वो क्या देगा, आपका वही नॉइस के पास ही अटक जाएगा। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड।
फिर हमारा टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है स्पोकन और रिटन में, जिसमें हम वर्ड्स कन्वे कर रहे होते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन आइडियाज़ हो गए, इंटरेक्शन हो गई, और जो है ना कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को हम डेप्थ में दे रहे होते हैं। ये एडवांटेजेस है। मिस एडवांटेजेस हैं ये हैं कि कोई ना कोई एम्बिग्यूटी का मतलब है कोई ना कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नॉन वर्बल क्यूज़ की जो है ना लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ना हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस की तरफ चली जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये कन्वे करता है मैसेज वर्ड्स यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और अदर विजुअल क्यूज, ठीक है ना। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज है। जेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। मैं जैसे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो प्रेजेंटेशन देते वक्त जो ना फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का, आपका खड़े होने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें और जो है ना आपकी कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस ये हैं कि आप अपने इमोशंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़ाहिर फेस टू फेस कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू आप इफ़ेक्टिवली उसको कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। लेकिन जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना लैक ऑफ क्लियरिटी की आती है कि नॉन वर्बल क्यूज़ को ना हमेशा कोई ना कोई अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अज्यूम करता है कि इसने इस तरह से सही लाया है तो उसका मतलब ये, सबकी अपना माइंड होता है तो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं। और कल्चरल डिफरेंस में जेस्चर और एक्सप्रेशंस का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस्लाम में मेल और फीमेल का हैंड शेक करना जो है अलाउ नहीं है। हम लोगों में अच्छा नहीं माना जाता इसको हमारे इस्लाम के अंदर। बट अगर हम फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को अगर आप हैंड शेक नहीं करोगे तो उसको बदतमीज़ी कंसीडर करेंगे, बोलेंगे बहुत बदतमीज़ है। तो कितना फ़र्क है, ये कल्चर डिफरेंस हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो ये भी कल्चर डिफरेंस भी बहुत बड़ा जो है ना बैरियर बनता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं भाई फिर वो मैनेज करते हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम जो है ना अपने रिटन राइटिंग में, जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, राइटिंग में अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है ना। उसमें इंक्लूड्स होते हैं ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, मेमोज हो गए और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सब अभी हमने जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ना है और ये सारा टेक्निकल पेपर्स में आता है, पार्ट है ये इसका। तो देखेंगे हम ईमेल, लेटर्स, मेमोज क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं। एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि ये क्लियर और परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ज़ाहिर है आपके पास रिकॉर्ड्स भी हो जाता है और बड़ी क्लियर चीज़ें होती हैं। इसमें इसकी एक्यूरेसी ये होती है कि ये बड़ी अच्छी इसकी क्राफ्टिंग और एडिटिंग करनी होती है मैसेज की। वेल सूटेड और फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, और इजीली रेफर्ड होते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए। हम फ्यूचर में भी इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। बस डिसएडवांटेज क्या होता है इसका रिस्पॉन्स इसका बहुत इमीडिएट नहीं मिलता, ठीक है ना। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं ना तो फीडबैक आप मुझे फ़ौरन दे दोगे, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में पहले मैं आपको लेटर लिखूंगी, फिर आप वो पढ़ोगे, फिर आप मुझे उसको लिखोगे, फिर घंटे 2 घंटे या 2 से 3 दिन में आप उसका जवाब दोगे। तो ये लैक ऑफ इमरजेंसी है। फीडबैक भी आपका बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, रियल टाइम इंटरेक्शन फीडबैक हमारा नहीं होगा, फ़ौरन नहीं होगा ना, सही है ना। इम्पर्सनल, लैक ऑफ पर्सनल टच, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमारी रह जाएगी, सही है ना। इंटरप्रिटेशन वो ये होगा कि टोन और इंटेंट जो है उसको वो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको वो मिसअंडरस्टूड भी कर सकता है, उसको बदतमीज़ी कंसीडर कर सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा, लिखा तो मैंने है अच्छा एक पॉजिटिव वे में, बट उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया उसको। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वही है जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू बात कर रहे हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वही मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि कैजुअल कन्वर्सेशन है दोस्तों की और आपस में सोशल इंटरेक्शन चल रहा है। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
अच्छा, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं? हम किस तरह मेजर कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई है? फीडबैक और रिस्पॉन्स के थ्रू, कि उसने फीडबैक अच्छा दिया, हमें रिस्पॉन्स अच्छा दिया। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसने अंडरस्टैंड, सामने वाले ने अंडरस्टैंड अच्छा किया और कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसने हमें फीडबैक प्रोवाइड किया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। हमारा जो हम बिहेवियरल चेंजेस है वो जो है ना, उसने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया सामने वाले ने। सर्वे और असेसमेंट हमारी बहुत अच्छी थी। क्वालिटेटिव फीडबैक था। सोशल मीडिया एनालिटिक्स हमने किए थे, तो वो सब सारी चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए हुए थे, उससे हमें पता चल गया। हमने जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई नहीं थी, उसको हमने मोनेटाइज किया था। कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हमने करी। ऐसे चैनल्स यूज़ किए जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव थे, मतलब पैसे कम लगना उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया लोगों के फीडबैक से, ये सब बेस करता है लोगों के फीडबैक से, कि हमारी बात उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उनको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना, और कितनी अच्छे से आई और कितने अच्छे से नहीं आई। तो तुम जब मुझे रिस्पॉन्स दोगी अच्छे से, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई तुम मेरी बात समझ भी रही हो, अंडरस्टैंड कर रही हो, सवाल जवाब कर रही हो मुझसे, तुम्हें समझ आ रही हैं यानी कि चीज़ें। फिर हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, वो मैं पढ़ा चुके हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं। विजुअल कम्युनिकेशन जो अभी हम कर रहे हैं विजुअली, वो मैं बता चुकी हूँ। फॉर्मल इनफॉर्मल मैं उस पर हम बात कर चुके हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे बात कर लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हम कर रहे हो किसी के साथ, अपना जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। इसमें इमोशन और फोस्टरिंग कनेक्शंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इंट्रापर्सनल में ये होता है कि हम किसी एक बंदे को विद इन वन सेल्फ को हम कम्युनिकेशन के लिए रेफर कर रहे होते हैं। हमारे सेल्फ डायलॉग होते हैं और हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट और इंटरनल थॉट्स होती हैं, ठीक है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में बैठ के बात करना। मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, ये मास कम्युनिकेशन में आ गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम अपने इक्वल, जिस पोजीशन पे हम हैं, हमारा इक्वल बंदा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ये डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में भी है। तो हॉरिजॉन्टल में ये है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये है कि हम है अपना जो है ना अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड, अपवर्ड में हमारी अपर मैनेजमेंट आ गई है, डाउनवर्ड में हमारी सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो अप वर्टिकल में अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाती है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में यही, क्रॉस कल्चर का तो मैं तुम्हें मतलब बता चुकी हूँ। डिजिटल कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो इन ये सारे कॉन्टैक्ट्स को फॉर्मली और इनफॉर्मली जो है इंटरेक्ट करती है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स और गोल को अचीव कर सकें। फिर है हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जो अपर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट जो ऊपर वाले मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, वो नीचे मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स से बात कर रहे हो, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। इसी तरह अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गई, वो क्या होती है कि लोअर मैनेजमेंट वाले वो अपने अपर मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, सबऑर्डिनेट्स अपने मैनेजर्स या अपने डायरेक्टर्स या अपना मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया था हम इक्वल पोजीशन वाले, हाँ हम सब सबऑर्डिनेट्स हैं, इक्वल हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। इक्वल पोजीशन वालों की बातचीत जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाती है। उसके बाद जो है डायगोनल कम्युनिकेशन में ये है कि कोई भी कभी भी किसी से भी बात कर सकता है, हॉरिजॉन्टल पे भी, अपर लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी। इसकी मैंने जो है तुम्हें पिक्चर्स भी भेजी है ताकि तुम अंडरस्टैंड कर सको कि वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं लेना पड़ा, जिसका जिससे दिल चाह रहा है बातचीत करने का, फजूल बातों की बात नहीं करी, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करी, वो बात कर सकता है। वरना मोस्टली ऐसा होता है कि आपको आपके बॉस से बात करने के लिए भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू मीट यू सर, उसको ईमेल करनी पड़ती है, वो फिर आपको अलाउ करता है, आपको टाइम देता है, आपको बुलाता है, इस तरह बातचीत होती है। भाई बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन वेरी करती हैं कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ रूल यह है कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट, जितनी अच्छी आपकी आपस में बात कम्युनिकेशन होगी, उतना अच्छा आपका एम्प्लॉयज़ की आपस में जो है ना रिलेशनशिप होगा।
लॉयल्टीज़ होगी, सेटिस्फैक्शन, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी जितनी अच्छी जो है ना ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 7th रोल है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ज़ाहिर है ओपन कल्चर और ओपन कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आप एक दूसरे के आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, फीडबैक दे रहे होते हो, तो इनोवेटिव और क्रिएटिविटी तो ऑर्गेनाइजेशन में आनी ही है ना, ठीक है। उसके बाद अडेप्टिविटी टू चेंज। तो 8वां रोल ये है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने के लिए या क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे रीजंस को लेकर आते हैं जो चेंजेस और एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं थ्रू ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए हम जो है उसके उस एक्सपेक्टेशंस और उस चेंजेस पे लाने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि वो इस चेंज को हम लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह हमें चलना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई नई चीज़ भी ला रहे होते हैं, तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस भी किए जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है ना। ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन नंबर 9 वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर है मैंने जैसे कस्टमर सर्विसेज में आपको एक एग्जांपल थी, जो वही ब्रांड इमेज और रेपुटेशन जो है वो हमारी जो है ना क्रिएट करती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की मार्केटिंग में और पब्लिक रिलेशनशिप एफर्ट्स में, ठीक है ना। तो हमें जो है ना अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन रखने के लिए अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना होगा। सही है। एफिशिएंट ऑपरेशंस जो है हमें जो है ना अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना हो, इंश्योर करना होगा कि वो क्लियर कम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और गाइडलाइंस जो हैं वो सारी बिल्कुल इफेक्टिव हों और एरर्स वगैरह उसमें कुछ भी ना हो, हमारी एफिशिएंसी वो इन्हेंस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें फीडबैक्स के थ्रू। तो ये एफिशिएंट ऑपरेशन कहलाता है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस वो है कि हम ऐसे इंश्योर करते हैं उस कम्युनिकेशन में कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो इलीगल हो, ठीक है। और जो है ना उन एरर्स को, उन मिस्टेक्स को हम अब जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं फिर हमारा टॉपिक है ओरल एंड डिटेल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है स्पोकन वर्ड्स में, जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ, अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, फेस टू फेस बात करें, फ़ोन पे बात करें या मीटिंग के थ्रू बात करें, प्रेजेंटेशन के थ्रू बात करें, ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है ना। रिटन कम्युनिकेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये दोबारा वही चीज़ रिपीट है। तो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की मैंने पिक्चर भी आपको दी है, तो वो आई होप यू अंडरस्टैंड। ब्रेन ड्रेन का मतलब मैंने बताया था कि जो स्किलफुल पर्सन होते हैं वो हम मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाते हैं, तो इसमें हमारी इकॉनमी बड़ी वो जो है ना लॉस में जाती है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पे भी बिज़नेस को बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि ज़ाहिर है जब सारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाएंगे तो बिजनेसेस को कौन हैंडल करेगा, वो लोग किस तरह बिजनेस को मैनेज करेंगे। यहाँ पे भी स्किल्स लेबर रिक्वायर्ड होती है, स्किलफुल बंदे चाहिए होते हैं, जब वो होंगे ही नहीं तो ये तो इकोनॉमी में डिपेंड करता है ना। ये ब्रेन ड्रेन तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। कम्युनिकेशन में हम इसको डिटेल में पढ़, उसमें इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन ड्रेन का। फ़िलहाल इसका मकसद आप ये इसमें यही है कि हम जो है अपनी जो है स्किलफुल लेबर जो है जो पढ़ी लिखी आवाम है वो तो मुल्क छोड़ के चली गई, अब जो जाहिल रह गए हैं उसके साथ हम अपनी कंपनी को किस तरह मैनेज करें, बिजनेस कम्युनिकेशन उसको किस तरह अंडरस्टैंड करवाएं, ये फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सभी चले गए हैं, अभी भी हाईली क्वालिफाइड पीपल पाकिस्तान में है, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब उनके अकॉर्डिंग टू दी सैलरी नहीं है, क्योंकि ये सब इकॉनमीज़ इशूज़ हैं। ये इकॉनमी में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इसमें इसकी मीनिंग्स को तुम समझ लो। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहे हो, ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, ठीक है ना। टीम कोलैबोरेशन हो रही है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट चल रहा हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बात कर रहे हो। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है, कस्टमर से बात करना, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना या पब्लिक से बात करना और इन्वेस्टर के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, सप्लायर्स और वेंडर की कम्युनिकेशन हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेटरी के साथ कंप्लाइंसेस करना, ये भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। कम्युनिटी रिलेशनशिप बनाना, मीडिया रिलेशनशिप बनाना, प्रेस रिलेशनशिप, मीडिया इंटरव्यू, मीडिया मॉनिटरिंग, क्राइसिस कम्युनिकेशन, प्रमोशन ऑफ स्पेशल इवेंट्स भी हो गए।
इवेंट का मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया प्रमोशंस हो गई, ईमेल कैंपिंग हो गई, पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं ये सारे, ठीक है ना। तो आई होप इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।